नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, कभी साथ नहीं जाने का ऐलान किया है, कांग्रेस डूब रही है। ये प्रशांत किशोर की ओर से बयान सामने आया। मुझे भी डुबाएगी, हाथ जोड़कर कांग्रेस से तौबा किया है प्रशांत किशोर ने। तो कांग्रेस पर पीके का ये बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेस डूब रही है, मुझे भी डुबाएगी। हाथ जोड़कर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से तौबा किया है। 2015 में आप बिहार का महागठबंधन का चुनाव कराया, 17 में पंजाब का चुनाव जीते, 19 में जगनमोहन रेड्डी के साथ आंध्रा में चुनाव जीते, अभी बता रहे, 21 में तमिलनाडु, 20 में दिल्ली जीते केजरीवाल के साथ, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते, 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे थे। इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है जो तो सुधरती नहीं है। तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था। इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है। और वही देखिए, कल का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस मुद्दे पर घमासान था, जिस पर एक राय होते हुए भी रार ठनी हुई थी, उस जातीय जनगणना के मुद्दे पर कल यानी कि 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दलों से राय मशवरा किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बहुत अच्छा रहेगा, एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। तकरीबन हफ्ते भर पहले नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। अब जातीय जनगणना पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। बुधवार को होने वाली बैठक में सहमति बनने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सभी दलों को, यानी विभिन्न दल जो विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और जो जैसा सभी लोगों को मालूम है कि यह बैठक जातीय जनगणना कराने से संबंधित है, और इसलिए विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है उनको बुलाया गया। दरअसल 23 अगस्त 2021 को जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तभी ये साफ हो गया था कि राज्य सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना करा सकती है। कोरोना और दूसरी वजहों से अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बिहार की विपक्षी महागठबंधन में इन दिनों लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। एमएलसी चुनाव को लेकर गठबंधन की सीपीआई और कांग्रेस आरजेडी से सिर फुटअव्वल कर रही है। दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। रिपोर्ट देखिए। सियासत के सूरमा आए दिन ये दोहराते हैं कि अगर गठबंधन में हैं तो हर पार्टी को गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम ही है कि हर बार गठबंधन का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया जाए।
कुछ ऐसा ही इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार के विपक्षी महागठबंधन में चल रहा है। इस बार आरोप महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पर लगा है और आरोप चस्पा किया है गठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने 3 नामों कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे का ऐलान किया है। इसी को लेकर गठबंधन की पार्टियां आरजेडी पर आरोप लगा रही हैं। इनमें सिर्फ वामपंथी सीपीआई ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी आरजेडी के फैसले से लाल है, जबकि आरजेडी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में, आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी। वाम दल से लगातार 2 बात भी हुई है, और कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। सीपीआई और कांग्रेस इन सीटों पर अपनी भी दावेदारी जताते हुए आरजेडी के फैसले को एक तरफा बता रही है, जबकि आरजेडी का दावा है कि सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही तीनों नामों का ऐलान हुआ है। आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा है, ये कैसे तय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीमांचल के कटिहार में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। 2 दिनों की बैठक में बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों को कैसे बताया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि 1 जून से 15 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के बाद प्रदेश कार्य समिति होती है। केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं का दायित्व हम सबों पर सौंपा है, उन योजनाओं के नीचे तक कार्यान्वयन हो जाए, उसकी चर्चा और उसकी चिंता होगी। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। एक युवक की यहां पर मौत हो गई, जबकि एक युवक जख्मी है। पत्रकार नगर इलाके में मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पांडव सेना पर हत्या का आरोप लगा है। पूर्व विधायक के भाइयों को यहां पर गोली मारी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि चित्रंजन शर्मा के भाई को यहां पर गोली मारी गई। हालांकि पटना के एसएसपी का इस पर कहना है कि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि दोनों पूर्व विधायक चित्रंजन शर्मा के भाई हैं फिर या नहीं। ये तकरीबन 6, 6:30 और 6:35 के बीच की घटना है। 2 सहोदर भाई जो कि मूल रूप से नीमा गांव धनरुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, शंभू सिंह और गौतम सिंह, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इनका पीछा 2 और अपराधी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे वो कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो घटनास्थल है उनको इंटरसेप्ट किया है और उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। तकरीबन 4 खोखा हम लोगों को मिला है, उसमें दोनों के ऊपर लगभग 2-2, 3-3 फायर किया गया है। तो हम लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि पता की है। ये जो नीमा गांव है वहाँ पर 2 गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग राइवलरी टाइप का है। इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसी में ही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है। बाकी जैसे परिजन आगे का हम लोगों को स्टेटमेंट देंगे, प्राथमिकी दर्ज करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और अब बात करते हैं बिहार में ताबड़तोड़ बैंक लूट की। जरा सोचिए कि जिस बैंक को आप सुरक्षित मानकर अपनी गाढ़ी कमाई रखते हैं, उसी बैंक पर लुटेरों की नजर है। पिछले 10 दिनों में अलग अलग जिलों में 4 बैंक लूटे जा चुके हैं। जाहिर है ये बेहद चिंता का विषय है। पूरी रिपोर्ट देखिए। 19 मई 2022
जगह गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 16 लाख की डकैती। 27 मई 2022 जगह अररिया। बैंक ऑफ इंडिया से 1.25 करोड़ रुपए की लूट। 30 मई 2022 जगह सिवान। इंडियन बैंक से 20 लाख रुपए की लूट। 31 मई 2022 जगह मुजफ्फरपुर। चोरों ने बिहार ग्रामीण बैंक में लगाई आग। बैंक के फर्नीचर, बैंक के कागजात, कंप्यूटर सब खाक हो चुके हैं। ये हालात मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां बीती रात चोरों ने चोरी की, उसके बाद बैंक में ही आग लगा दिया। आग लगने से बैंक के कई महत्वपूर्ण कागजात जल गए, जबकि पूरा बैंक धुएं से काला हो गया। सुबह जब बैंक कर्मियों ने बैंक खोला तो सबके होश उड़ गए। बहुत है, सबका लिस्ट बना करके दे दिए। यहाँ पे सुरक्षा के लिए रात में पुलिसकर्मी या गार्ड रहता है या नहीं? पिछले 10 दिनों के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में अपराधियों के निशाने पर बैंक है। एक के बाद एक बैंक लूट की वारदात हो रही है, लेकिन हर लूट के बाद पुलिस केवल लकीर पीटती है। सवाल है कि पिछली घटनाओं से पुलिस सबक क्यों नहीं लेती? क्या पुलिस ने बैंक की सुरक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। वैशाली के महुआ में जामा मस्जिद के प्रभार को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। हालांकि अब भी गांव में तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के निर्देश पर महुआ के सीओ जामा मस्जिद के नए सचिव और अध्यक्ष को प्रभार दिलाने के लिए पहुंचे थे। प्रभार दिलाकर जैसे ही वे लौटे, दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट लगी है। और इधर सेशन लेट चलने से नाराज मगध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मंगलवार को जेडीयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से अपनी गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन मनवाफिक जवाब नहीं मिलने पर वहीं बिलख पड़े। एक छात्रा तो फूट फूट कर वहां पर रोने लगी। छात्रा ने कहा कि जो सेशन 3 साल में पूरा होना था, उसमें 6 साल का वक्त लग रहा है। लेट सेशन की वजह से करियर में परेशानी हो रही है। सरकार को व्यवस्था सुधारने से कोई मतलब नहीं है। सरकार आज बोल रहे हैं कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का है, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ कर सकता है। कहे कि डायरेक्टर से बात करेंगे, बात करेंगे तब। और सुपौल में एक शिक्षक की बेटी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकाला। मामला छातापुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कटही शर्मा टोला का है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक विद्यालय कटही में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां शिक्षक रमेश कुमार रमन की बेटी हाथ में चप्पल लेकर अधिकारियों से नोकझोंक करने लगी। दरअसल लड़की के शिक्षक पिता को 65 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसी वजह से लड़की बेहद नाराज है और इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। वहीं डीपीओ ने बताया कि वे छातापुर बीईओ के साथ शिक्षक रमेश कुमार रमन के विद्यालय में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनकी बेटी ने अभद्रता की। पहले जांच कीजिए फिर भुगतान कीजिए। पहले जांच कीजिए फिर भुगतान कीजिए। जांच कीजिए, पहले भुगतान कीजिए फिर जांच कीजिए। क्या भुगतान हुआ है कीजिए, फिर पहले सब कुछ करना है। 2 महीने क्या होगा हम लोग का? 2 महीने क्या होगा? कुछ जांच नहीं किया है और जांच करने आ गए हैं। हम लोग का हाल आप लोग नहीं देखे।
और देखिए, सहरसा में पीएचईडी के अकाउंटेंट और हेड क्लर्क के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में हुई थी, जिसमें वे एक दूसरे को बेल्ट और पैरों से मारते दिख रहे हैं। ये वीडियो 25 मई का बताया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अकाउंटेंट ने लोन पास करने के लिए 25,000 रुपए घूस के तौर पर मांगा था। इसी को लेकर विवाद हुआ और अब इस मामले में अकाउंटेंट ने हेड क्लर्क के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। और खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां पर एक नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली। लड़की अर्धनग्न स्थिति में मिली है। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है और होश में आने के बाद मेडिकल जांच कराया जाएगा। किशोरी जो है वो बगीचे में मिली है और वो बेहोशी की हालत में मिली है, तो फिलहाल वो कुछ भी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है। आगे की इलाज के लिए हम लोग उसको SKMCH में लेकर के गए हैं, वहाँ वो इलाजरत है। किशोरी के होश में आने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सुपौल पुलिस ने 25 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की है। साथ ही तस्करों के पास से 5.5 लाख कैश भी बरामद किया है। इसके अलावा एक रजिस्ट्रार भी मिला है, जिसमें शराब की सप्लाई का पूरा डिटेल है। इसके आधार पर पुलिस शराब के सप्लायरों की पहचान में जुट गई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भागलपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि सभी बांधों की मरम्मत लगातार की जा रही है और 15 जून तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और समय पर काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार पर FIR की जाएगी। फ्लड का एक रिव्यू करके इस क्षेत्र का फ्लड से पहले, क्योंकि मानसून आने वाला है 2-4 दिन के बाद और इधर से ही इन कर रहा है पूर्णिया साइड से, पूरा रिव्यू करके संतोषप्रद है काम। जो काम है हमारा, बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ काम 15 जून तक सारा काम कंप्लीट हो गया। मद्य निषेध विभाग शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार काम कर रहा है। विभागीय मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शराब के धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर सर्वे भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द जारी होगी। इसको लेकर के हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मद्य एवं निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार जी। सर, पूर्ण शराबबंदी जो है उसको लगातार तोड़ने की कवायद शराब माफियाओं की तरफ से हो रही है। लगातार एक्साइज विभाग आपका जो है वो काम भी कर रहा है। आगे क्या नीति रणनीति है इसको और धारदार बनाने के लिए? देखिए, आपने जैसा कि देखा होगा, एक तो हम लोगों ने आवश्यक जो संशोधन पिछले बजट सेशन में लाया है और उस तहत भी हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से और कानूनन तौर पर इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।